तो इस वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले हैं एपोमिक्सिस की। एपोमिक्सिस एक ऑल्टरनेटिव मेथड है सीड बनाने का। अभी तक हमने सीड बनाना कैसे समझा है भाई। सीड जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है सीड। दो गैमीट फ्यूज़ होते हैं, एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट। दोनों फ्यूज़ करके जाइगोट बनाते हैं। ये जो जाइगोट है ये आगे चल करके माइटोसिस करता है और एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। और इस एम्ब्रियो के ऊपर जो ओव्यूल था वो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। ये होता है हमारा सीड। अब क्योंकि सीड तभी बनेगा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन यानी कि दो डिफरेंट सोर्स से एक मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं। इसको हम सिनगैमी या फिर एम्फीमिक्सिस भी बुलाते हैं। एम्फीमिक्सिस, एम्फी मतलब दो गैमीट, दो अलग अलग टाइप के गैमीट, और मिक्सिस मतलब फ्यूजन। दो गैमीट फ्यूज होते हैं, उससे सीड बनता है। ये नॉर्मल टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन जो एपोमिक्सिस है वो इसका वेरिएंट है। एपोमिक्सिस का मतलब होता है नो, एपो का मतलब नो और मिक्सिस मतलब फ्यूजन। यहाँ पे गैमीट का फ्यूजन हुए बिना फर्टिलाइजेशन के, मेल और फीमेल गैमीट्स के बिना फर्टिलाइजेशन सिनगैमी के, डायरेक्टली किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एम्ब्रियो का, और एम्ब्रियो के ऊपर सीड का। तो जो सीड बन रहा है वो क्या फर्टिलाइजेशन के बाद बन रहा है? नहीं, बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसीलिए इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस, नो मिक्सिस। कोई मिक्सिस यहाँ पर नहीं हो रही, लेकिन सीड का फॉर्मेशन हो रहा है। भाई सीड का फॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो इसका मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक करता है। क्या करता है ये एपोमिक्सिस? मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन एक्चुअल में ये कैसा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेगा तो ये एक्चुअल में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट ये मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। सीड यहाँ पे फॉर्म कर रहा होता है फाइनली। अब एपोमिक्सिस होता कैसे है, कितने प्लांट्स इसको परफॉर्म करते हैं और क्या अलग अलग मैकेनिज्म है जिससे एपोमिक्सिस हो सकता है? एपोमिक्सिस होने के कई सारे तरीके हैं, जिसमें से दो एनसीईआरटी में मेंशन किए हुए हैं। एक को बोलते हैं डिप्लोस्पोरी और दूसरा है एडवेंटिटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिटिव एम्ब्रियोनी। देखो डिप्लोस्पोरी का मतलब है कि यहाँ पे जो डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल था ना भाई, मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करता था, मियोसिस करके मेगास्पोर बनाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली डिप्लॉइड एग सेल बना देगा, एग सेल। यहाँ पर कोई मियोसिस हो रहा है, यहाँ पर कोई मियोसिस नहीं हो रहा। तो जब मियोसिस नहीं हो रहा तो डिप्लॉइड सेल डिप्लॉइड एग सेल का प्रोडक्शन कर देगा। और ये जो डिप्लॉइड एग सेल बना है ये डायरेक्टली आगे चल के विदाउट फर्टिलाइजेशन, कोई फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत इसको नहीं है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ये आगे चल के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देगा, जो कि डिप्लॉइड एम्ब्रियो होगा। और एम्ब्रियो के ऊपर में ये सीड का प्रोडक्शन हो जाएगा। एम्ब्रियो के ऊपर ये सीड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, क्या कोई मियोसिस का स्टेप हो रहा है? कोई मियोसिस नहीं हो रहा है। मेगास्पोर मदर सेल है, वो डायरेक्टली डिप्लॉइड एग बना रहा है और एग डायरेक्टली कन्वर्ट हो जा रहा है एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो के ऊपर में क्या डेवलप हो रहा है? सीड। तो सीड का फॉर्मेशन विदाउट मियोसिस, विदाउट फर्टिलाइजेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसको बोलते हैं डिप्लोस्पोरी। ये हमें देखने को मिलता है एस्टरेसी फैमिली। जो एस्टरेसी फैमिली होती है वहाँ पे कई कुछ मेंबर्स इसको शो करते हैं। इसके अलावा जो ग्रास फैमिली होती हैं, कई सारी ग्रास स्पीसीज़ भी इस तरह की एपोमिक्सिस को शो करते हैं। दूसरे टाइप की एपोमिक्सिस है एडवेंटिटिव एम्ब्रियोनी। देखो एडवेंटिटिव का मतलब होता है, या एडवेंटिशियस का मतलब ही होता है अनयूजुअल साइट। कोई भी प्लांट में ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है जो किसी अनयूजुअल सोर्स से ओरिजिनेट कर रहा है। जैसे हमने एडवेंटिशियस रूट पढ़ा था, तो जो रूट रेडिकल से ना ओरिजिनेट होके जो उसका नॉर्मल सोर्स है किसी और सोर्स से ओरिजिनेट हो तो उसको क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट। ऐसे ही अगर हमारे मेगास्पोर मदर सेल इसके अलावा कोई दूसरा
सेल डायरेक्टली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है तो उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी या फिर एडवेंटिटिव एम्ब्रियोनी। अब ये होता कैसे समझो, यहाँ पर देखो, ये हमारे पास में एक ओव्यूल बना लेते हैं हम। ये हमारे पास में एक ओव्यूल है, ओव्यूल के बीच में है एम्ब्रियो सैक। यहाँ पर मान लो एग सेल प्रेजेंट है ना, ये है एम्ब्रियो सैक और ये ओव्यूल है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये एग सेल किस में कन्वर्ट हो जाता है, जाइगोट में, और जाइगोट एम्ब्रियो बना रहा होगा नॉर्मल एम्ब्रियो। ये वाला नॉर्मल एम्ब्रियो है जो हमारा जाइगोट बना फर्टिलाइजेशन के बाद, डिप्लॉइड जाइगोट, और ये आगे चल के डिप्लॉइड एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है। पर इसके साथ कुछ ऐसे सेल होते हैं जो न्यूसेलस के सेल हो सकते हैं, इंटीग्यूमेंट के सेल हो सकते हैं, चाहे इंटीग्यूमेंट का सेल हो चाहे न्यूसेलस का सेल हो। आपको मालूम है दोनों ही स्पोरोफाइटिक सेल होते हैं और डिप्लॉइड सेल होते हैं। ये दोनों सेल डायरेक्टली अपने आप को माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। किसके थ्रू डिवाइड करते हैं, माइटोसिस के थ्रू, और एम्ब्रियो फॉर्मेशन करने लगते हैं। डायरेक्टली विदाउट फर्टिलाइजेशन ये डिप्लॉइड एम्ब्रियो का प्रोडक्शन करने लगते हैं। कौन से सेल, न्यूसेलस के सेल हो सकते हैं या फिर इंटीग्यूमेंट के सेल हो सकते हैं। ये डिवाइड करते करते एम्ब्रियो बनाते बनाते एम्ब्रियो सैक के अंदर इन्वेड कर देते हैं। यहाँ पे एम्ब्रियो सैक के अंदर ये इन्वेड कर देंगे, जो एम्ब्रियो बनेगा इनसे वो एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुँच जाएगा। अब समझना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सोर्स या फिर कई सारे सेल एक साथ एम्ब्रियो का प्रोडक्शन कर रहे हैं, एम्ब्रियो बनाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और एम्ब्रियो कौन से सेल से बन रहा है, मेगास्पोर या फिर एम्ब्रियो सैक के अलावा किसी सेल से, चाहे हम बात करें न्यूसेलस का सेल चाहे इंटीग्यूमेंट का सेल। ये दोनों कौन से सेल हैं, जहाँ से नॉर्मली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहाँ से नॉर्मली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए वहाँ से अब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी या फिर एडवेंटिटिव एम्ब्रियोनी। और एडवेंटिटिव एम्ब्रियोनी की वजह से एक एम्ब्रियो सैक में कितने एम्ब्रियो चले जाएंगे, बहुत सारे, मल्टीपल एम्ब्रियो, ये एक एम्ब्रियो, ये बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं। तो फाइनली एडवेंटिटिव एम्ब्रियोनी से जब सीड बनेगा तो एक सीड के अंदर में हमें मल्टीपल एम्ब्रियोज दिखाई पड़ेंगे, हमें मल्टीपल एम्ब्रियोज दिखाई पड़ेंगे, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो दिखाई पड़ेगा। इसी कंडीशन को बुलाते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी। तो जब आपने कभी सीड ओपन किया हो, कुछ पर्टिकुलर सीड के अंदर में बहुत सारे फ्रेगमेंट्स दिखाई पड़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़े दिखाई पड़ते हैं। ये हमें देखने को मिलता है सिट्रस फ्रूट में। कभी लेमन का, ऑरेंज के सीड को तोड़ के देखेंगे तो वो टुकड़ों में होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े इसकी फॉर्म में। वो हर एक टुकड़ा एक एम्ब्रियो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कई बार मैंगो में भी ये ऑब्जर्व किया जा सकता है। सिट्रस में काफ़ी कॉमन होता है पॉली एम्ब्रियोनी, एडवेंटिटिव एम्ब्रियोनी। तो ये हो गए हमारे डिफरेंट टाइप की एपोमिक्सिस। और एपोमिक्सिस क्या होती है वो हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि एपोमिक्सिस का आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रहा है एपोमिक्सिस पे, क्योंकि एपोमिक्सिस हमारे काफ़ी काम का आ सकता है। पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में एपोमिक्सिस का कंसेप्ट इस्तेमाल करके हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसको घटा सकते हैं और प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई एपोमिक्सिस हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। एपोमिक्सिस के बेनिफिट, एग्रीकल्चर में जो आज का एग्रीकल्चर है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हाइब्रिड सीड। भाई अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो प्रोडक्शन बढ़ाने का एक तरीका होता है कि हाइब्रिड सीड को प्रोड्यूस किया जाए। हाइब्रिड सीड कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, मेल इंडिविजुअल और फीमेल पेरेंट को हम चूज़ करते हैं, डिज़ायर्ड मेल चूज़ करते हैं और डिज़ायर्ड फीमेल चूज़ करते हैं। इन दोनों का क्रॉस करवाते हैं, आर्टिफिशियल क्रॉस करवाते हैं। आर्टिफिशियल क्रॉस करवा के एक हाइब्रिड सीड बनाते हैं। अब ये हाइब्रिड सीड के अंदर में दोनों पेरेंट्स के जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स होंगे वो पहुंच जाएंगे, क्योंकि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो एक डीएनए की कॉपी इस पेरेंट से आती है और एक डीएनए की कॉपी इस पेरेंट से आती है। तो इस नए सीड के अंदर क्या दोनों पेरेंट का डीएनए होगा, इस पेरेंट का भी डीएनए होगा, इस पेरेंट का भी डीएनए होगा। मतलब इसके अंदर दोनों पेरेंट्स के जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं, बेनिफिशियल कैरेक्टर्स हैं, वो पहुंच जाएंगे। अब इस हाइब्रिड सीड को ग्रो करके हम अपना क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे, तो जो क्रॉप निकल करके आएगी उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने हाइब्रिड सीड बनाया ही इसलिए था कि डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स, जो प्रोडक्शन को बढ़ाने वाले कैरेक्टर्स हैं, वो ज़्यादा बने।
तो जब हम इससे प्लांट ग्रो करेंगे तो हमारे पास में इस साल क्रॉप कैसी आएगी, बहुत अच्छी क्रॉप आएगी। ठीक है भाई, बहुत अच्छी क्रॉप आएगी, प्रोडक्शन बढ़ गया। पर दिक्कत आती है अगले साल में, जब हमें अगला सीड साइकिल आता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। क्योंकि ये जो हाइब्रिड प्लांट हैं भाई, ये जो हाइब्रिड प्लांट हैं, जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, मान लो किसी दूसरे प्लांट के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो इनका गैमीट किसी दूसरे गैमीट के साथ फ्यूज़ होगा। जब ऐसा होता है तो इनके अंदर जो बेनिफिशियल डीएनए था, इनके अंदर जो बेनिफिशियल डीएनए था वो किसी दूसरे वैरायटी के डीएनए से मिक्स हो जाता है। अब ये वाली वैरायटी तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पोलन ग्रेन तो कहीं से भी आकर के इनके ऊपर में बैठ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि नेक्स्ट जनरेशन में जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर था, जो डीएनए था, डिज़ायर्ड डीएनए, क्या वो डाइल्यूट हो जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में? बिल्कुल। तो ये जो सीड बनेगा अगली जनरेशन का, जो हमें सीड मिलेगा, क्या ये भी इतना ही वायबल होगा, इतना ही अच्छा होगा जितना ये वाला हाइब्रिड सीड था? नहीं, क्योंकि इसके पास तो दोनों पेरेंट्स चूज़ किए हुए थे। लेकिन यहाँ पर तो एक पेरेंट हमारा कोई सा भी दूसरे पोलन ग्रेन आकर के इसको पॉलिनेट कर दिया, तो जो सीड मिलेगा वो बहुत ज़्यादा वायबल या फिर बहुत बेनिफिशियल हमारे लिए नहीं रहेगा। जितना हाइब्रिड सीड अच्छा रहता है, बेनिफिशियल रहता है, उतना बेनिफिशियल ये वाला सीड नहीं रहता, क्योंकि इसका डीएनए डाइल्यूट हो चुका है। इसीलिए प्रॉब्लम क्या आएगी कि हमें हाइब्रिड सीड हर साल बनाना पड़ेगा। जब भी क्रॉप प्रोडक्शन करना होगा, मान लो अगली साल क्रॉप प्रोडक्शन करना है, तो हम ये वाला सीड इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये वाला सीड इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें दोबारा से क्या करना होगा, हमें इन्हीं दोनों पेरेंट को दोबारा से क्रॉस कराना होगा। जो पेरेंट हमने पहले क्रॉस कराए थे, इन दोनों को दोबारा से क्रॉस कराएंगे। दोबारा से क्रॉस करा के सेम हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करेंगे जिनके अंदर डिज़ायर्ड कैरेक्टर होंगे। फिर हम अगली साल का प्रोडक्शन करवाएंगे, क्रॉप लगाएंगे। इसका मतलब है फार्मर को हर साल ये हाइब्रिड सीड खरीदने पड़ेंगे और साइंटिस्ट को हर साल ये हाइब्रिड सीड बनाने पड़ेंगे। क्योंकि फार्मर अगर डायरेक्टली अपने सीड को उगा देगा अगली जनरेशन में, तो वो जो हाइब्रिड सीड वाला बेनिफिट था वो उसको नहीं मिलेगा। तो उसको बाज़ार जा कर के हाइब्रिड सीड हर साल खरीदना पड़ेगा। जो सेम हाइब्रिड सीड था वो हर साल खरीदना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि एग्रीकल्चर का कॉस्ट बढ़ता है, और कॉस्ट बढ़ने से फिर जो क्रॉप प्रोडक्शन होगा उसका क्रॉप का जो कॉस्ट हो वो भी बढ़ेगा, और जो क्रॉप है वो उतनी बेटर भी नहीं आएगी। भाई हाइब्रिड में तो बहुत अच्छी क्रॉप आई थी, लेकिन इस वाले सीड से जब हम क्रॉप लगाएंगे तो उतनी बेटर क्रॉप हमें नहीं मिलेगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका है वो इस प्रॉब्लम में छुपा हुआ है। भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस के थ्रू होता है, और जब भी मियोसिस होगा तो कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन होता है। मियोसिस में आपको मालूम है, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होगा, और मियोसिस में हमें मालूम है कि गैमीट्स जो होते हैं या डीएनए जो होता है वो सेग्रीगेट हो जाता है। आधा डीएनए एक गैमीट में जाता है और आधा डीएनए एक गैमीट में जाता है। फिर ये किसी दूसरे के साथ फ्यूज़ होगा, ये किसी दूसरे के साथ फ्यूज़ होगा। तो मियोसिस के अंदर में कैरेक्टर्स सेग्रीगेट हो जाते हैं, डीएनए जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। इसी वजह से वेरिएशन आता है, और इसी वजह से ये जो कैरेक्टर्स हैं ये सेग्रीगेट हो रहे हैं। लेकिन क्या हो कि अगर हम जो एपोमिक्सिस वाली कंडीशन थी, आपने देखा होगा एपोमिक्सिस में क्या होता है, विदाउट मियोसिस, कोई मियोसिस इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट माइटोसिस के थ्रू नया जनरेशन का सीड प्रोड्यूस हो रहा है। भाई एपोमिक्सिस में तो मियोसिस होता नहीं है। अगर हम इसके सीड, ये जो हाइब्रिड प्लांट है, इस हाइब्रिड प्लांट में किसी तरह से एपोमिक्सिस करवा पाएँ, तो जब एपोमिक्सिस होता है तो एपोमिक्सिस में माइटोसिस होता है, मियोसिस नहीं होता। और माइटोसिस के थ्रू डायरेक्टली क्या बन जाते हैं, सीड बन जाता है, और सीड के अंदर एम्ब्रियो बन जाता है। अब क्योंकि देखो माइटोसिस में कभी भी डीएनए का सेग्रीगेशन या फिर जेनेटिक सेपरेशन नहीं होता, तो जैसा डीएनए कॉम्बिनेशन पेरेंट में पाया जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट डीएनए कॉम्बिनेशन इस सीड में भी पाया जाएगा। भाई क्योंकि ये तो माइटोसिस से बना है, इसमें तो मियोसिस हुआ नहीं है, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है, तो डायरेक्टली एपोमिक्सिस से बना है। तो जैसा डीएनए हमको इस प्लांट में मिल रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट इस सीड में मिलेगा जो ये नया जनरेशन ऑफ सीड हमने प्रोड्यूस किया है थ्रू एपोमिक्सिस। फर्टिलाइजेशन हो ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एपोमिक्सिस से सीड बन जाए।
क्या अब इस कंडीशन में ये जो नया सीड बना है, इस प्लांट ने, इस क्रॉप ने जो नया सीड दिया है एपोमिक्सिस से, क्या इस सीड से हम नेक्स्ट जनरेशन या फिर नेक्स्ट क्रॉप प्रोड्यूस करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं, क्योंकि ये वाली सीड तो उतनी ही अच्छी है या फिर बिल्कुल सेम है इस वाली सीड के, हाइब्रिड सीड के जैसी, बिल्कुल उसकी एग्जैक्ट कॉपी है। तो इस सीड को उगा करके हम नेक्स्ट जनरेशन क्रॉप लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट जनरेशन क्रॉप में फिर से एपोमिक्सिस से सीड बनेंगे। एपोमिक्सिस वाले सीड 100% आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि माइटोसिस से बने, मियोसिस हुआ नहीं है। तो यही सीड फार्मर क्या करेगा, उगा सकता है और नेक्स्ट जनरेशन क्रॉप लगा सकता है। अब एपोमिक्सिस होने की वजह से देखो ध्यान से, फार्मर ने एक साल तो हाइब्रिड सीड बाजार से जाकर के खरीदे, लेकिन जब अगली साल सीड की बारी आई तो जो उसके प्लांट में एपोमिक्टिक सीड बने थे, वो एपोमिक्टिक सीड एज गुड एज हाइब्रिड सीड हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हैं। तो इन्हीं सीड को इस्तेमाल करके वो नई जनरेशन बनवाएगा, नया क्रॉप लगा सकता है, उसको दोबारा बाजार जाके हाइब्रिड सीड खरीदने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसको जब तीसरी क्रॉप लगानी है, फिर से वो वही करेगा जो उसके पास में एपोमिक्सिस से सीड बनाए हैं उसकी क्रॉप प्लांट ने, उसको उगा करके नेक्स्ट जनरेशन क्रॉप प्लांट लगा पाएगा। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन, कई जनरेशन्स तक वो अपनी क्रॉप से प्रोड्यूस होने वाले सीड को ही उगाकर क्रॉप प्रोडक्शन कर सकता है, उसको बाजार जाके हाइब्रिड सीड हर साल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी को इससे क्या होगा कि कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, कॉस्ट कटिंग कम हो जाएगी और जो क्रॉप प्लांट आएगा वो बेटर क्रॉप प्लांट हमें दिखाई पड़ेगा। तो ये एपोमिक्सिस के लिए हम क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे, इसीलिए एपोमिक्सिस एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च एरिया है आज के टाइम। इसमें एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है। हम एपोमिक्सिस वाले जो जीन होते हैं, ऐसे जीन जो एपोमिक्सिस किसी प्लांट में करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अपने क्रॉप प्लांट में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमने इसको अपने क्रॉप प्लांट्स में इंट्रोड्यूस कर दिया तो फिर जो हाइब्रिड क्रॉप प्लांट बनेगा, हर साल वो सेम तरह के सीड बनाएगा, हाइब्रिड सीड का कॉन्टीन्यूसली जनरेशन आफ्टर जनरेशन प्रोडक्शन करेगा विदाउट सेग्रीगेशन और डाइल्यूशन ऑफ कैरेक्टर्स।